इनको ऐसा बोला जाता है कि इनका मतलब मैथमेटिकली ठीक है, प्रूफ दिया है एमिली नॉइथर ने। राइट, ये एक फिजिसिस्ट तो नहीं थी, मैथमेटिशियन थी वैसे तो, लेकिन फिजिक्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। राइट, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये तीन फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जिनको हम मैकेनिक्स में उस लेवल पे तो नहीं पढ़ते जिस लेवल पे फिजिक्स में, लेकिन उससे एक लोअर लेवल पे मैकेनिक्स में हम इन तीन थ्योरम्स को या तीन लॉज को पढ़ते हैं। ओके, जो फिजिक्स के तीन फंडामेंटल लॉ हैं, कंजर्वेशन, एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इनको एक्सियोमेटिक ट्रुथ माना जाता है फिजिक्स का। मतलब कि इनको प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते, इनको वेरीफाई कर लेते हैं, ऑलराइट, और मान लेते हैं कि सही होंगे इसे। इनफैक्ट ऐसा हुआ कभी कभी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में कि ऐसा लगा ये लॉ वायलेट हो रहे, तो लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज एट अ हायर लेवल। आपको सुन के समझना चाहिए क्यों जरूरी है बात कहना। जैसे कि रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, बड़ी अच्छी बात, कि हाउएवर ब्यूटीफुल योर थ्योरी में बी, हाउएवर कॉम्प्लेक्स योर इक्वेशंस में बी, इफ दे डू नॉट मैच विद एक्सपेरिमेंट, योर थ्योरी इज यूजलेस। द एक्सपेरिमेंट इज व्हाट मेक्स फिजिक्स। जैसे मैं कई बार आप लोगों से होमवर्क के विषय में भी कहता रहता हूँ कि लोग झूठ बोल देते। कौन है यहाँ झूठ बोलने वाले लोग? ऑलराइट, है ना, कि साहब मेरा तो होमवर्क किया है, घर पे रखा है। कुछ बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं आज तक। तो अपन क्या मांगते हैं? एविडेंस। होमवर्क कॉपी चाहिए, एविडेंस है तो काम किया, एविडेंस नहीं है तो काम नहीं किया। दैट्स इट, वी वर्क ओनली ऑन एविडेंस। साइंस वर्क्स ऑल्सो ऑन एविडेंस। लेकिन इन तीन लॉ में इतना फंडामेंटल विश्वास था कि जब एक्सपेरिमेंट मैच नहीं हुए तो लोगों ने वेट किया 20-25 साल कि एक्सपेरिमेंट बनाते हैं ऐसा जिससे चेक हो यार गड़बड़ तो नहीं हो रहा मामला। मतलब दिस इज क्वाइट काउंटर टू व्हाट फिजिक्स इज। और बाद में हुआ 25-30 साल लगे चेक करने में, बट एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ, बाद में चेक किया नहीं ये लॉ तो वैलिड है। एक्सपेरिमेंट डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी चीज, एक्सपेरिमेंट को और अच्छा बनाया ताकि डिटेक्ट हो सके चीज। सो बड़े मतलब इंपॉर्टेंट बात है। हम उतनी बड़ी लेवल की फिजिक्स तो पढ़ नहीं सकते, इतनी तो अपनी औकात है नहीं, उतनी गणित अपन को नहीं आती, उतना दिमाग अपने पास नहीं है। अपन बहुत बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को सीखेंगे, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल लेवल पे इन चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। खेल लो फुटबॉल, खेल लो तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। पूरा चैप्टर है वो, 8वां एच.सी. वर्मा का, 8वां कि 7वां, 7 तो सर्कुलर मोशन था, राइट। फिर हम लोग जाएंगे मोमेंटम पे, फिर हम लोग जाएंगे एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल डायनामिक्स पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाइज यहाँ दो मूल अंतर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे वाइल अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी। तो जो दो मूल अंतर दिखाई देंगे, नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों, जो 5 नए बच्चे आए हैं। हम नोट्स आपको डिक्टेट नहीं करेंगे, हिंदी में लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी कुछ भी चलेगा, है ना। इंग्लिश में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, जो भाषा में सोचते हैं उसमें लिख लें, है ना। तो दो मूल अंतर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे अभी तक जो अपन ने किया। पहला, हम जब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, जो भी लोग लगाते हैं, कई लोग तो उसके बियॉन्ड जा चुके हैं, ऑलराइट, तो जो भी लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, हम न्यूटन लॉ लगाते हैं एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, राइट, कि इस मोमेंट पे ये फोर्स, ये एक्सेलरेशन, ऐसे ही लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, और किसी तरह से नहीं लगाते।
वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगेगी दो स्टेट्स के बीच में, एक इनिशियल एक फाइनल। तो जब भी सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें ये स्टेट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में मैं लिख रहा हूं। ये इंस्टेंटेनियस नहीं लगती है वर्क एनर्जी की इक्वेशंस या मोमेंटम की इक्वेशन या एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस। कैसे लगती है? दो स्टेट्स के बीच में, कि ये एक मोमेंट पे ये था घटना और ये दूसरे मोमेंट पे यहां से यहां तक के बीच में हम लोग वर्क एनर्जी लिखेंगे। समझ में आई क्या बात? तो ये एक बड़ा डिफरेंस आएगा न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ में हमें स्टेट नहीं आइडेंटिफाई करनी होती थी, वहां तो हमें क्या करना होता था, जो भी दे रखी सिचुएशन वहां एफ बी बनाओ, एफ इजिकल टू एम ए लिख दो, उस मोमेंट के लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां पे जबकि क्या करना होगा, दो स्टेट्स के बीच में लगाना होगा और उनकी चॉइस भी हमारी रहेगी, कई बार सवाल के हिसाब से रहेगी, कई बार खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि किन दो स्टेट्स के बीच में अपन ये इक्वेशन लिखें। ऑलराइट, दूसरी चीज, न्यूटन लॉ में हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेके उसका एफबीडी बना के सॉल्व करते थे, ठीक है। यहां पे हम लोग सिस्टम की बात करना शुरू कर देंगे कि हम वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल, मोमेंटम के प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम के प्रिंसिपल ऐसा पाएंगे कि फायदे में तभी रहेंगे जब हम वो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल पे लगाएं रादर देन अ सिंगल पार्टिकल। तो ये दो मूल अंतर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि एक तो हमें दो स्टेट्स के बीच में लगाना होगा और दूसरा सिंगल की जगह प्लूरल पे लगाना होगा, सिस्टम को चूज करके। कैसे सिस्टम चूज करते हैं, सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब बातें धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम प्रस्तावना बता रहे इस चैप्टर की, ऑलराइट, कि चैप्टर है किस बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या दो मूल अंतर आएंगे। इनिशियल फाइनल स्टेट होगी और एक की जगह अनेक चीजों का सिस्टम होगा, कलेक्शन होगा, जिस पे हम लोग ये इक्वेशंस लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई डाउट किसी को यहां तक? कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो? नथिंग? और कुछ कहना चाहते हो? सो गोइंग फर्दर, बड़े आगे। अब बात आ जाती है एनर्जी की, जो हमारा यहाँ पे मूल सिद्धांत है पढ़ने का। मोमेंटम तो काफ़ी हद तक क्या होता है ना कि दिख जाता है, फील हो जाता है कि यार वेलोसिटी है, मास है, तो मोमेंटम होगा, राइट। एनर्जी थोड़ी सी कई बार दिखती नहीं है कि क्या भला है। तो हम थोड़ी देर पढ़ाना शुरू करने के पहले इक्वेशंस और इसकी मैथ्स और इसकी डेफिनेशंस के पहले हम थोड़ा आपको आइडिया देना चाहते हैं कि एनर्जी की कहानी है क्या, व्हाट इज एनर्जी इन फिजिक्स, राइट। तो बहुत सारे लेवल पे अलग अलग तरीके से हम आपसे बातचीत करेंगे। एनर्जी क्या चीज होती है, कैसे बात करते, क्या चलता है एनर्जी में, तो ये बातचीत हम आपसे करना चाहते हैं सबसे पहले, राइट। तो एनर्जी जब भी हम बोलेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स बोल रहे हैं, तो थिंक ऑफ इट लाइक करेंसी, करेंसी ऑफ फिजिक्स है। समझ रहे क्या मेरी बात? करेंसी समझते सब? नोट, मनी। किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जो चल रहा होता है, किसी भी बिजनेस में क्या चल रहा होता है, एक्सचेंज मनी का, सर्विस के साथ, गुड्स के साथ, मतलब मनी इज इन्वॉल्व ऑलवेज इन अ बिजनेस, राइट। Without business there is, without money there is no business, right? Similarly, any physical process means either of the two or both may be happening, that is transfer of energy or transformation of energy। या तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी या ट्रांसफॉर्म हो रही होगी जब भी कुछ फिजिकल प्रोसेस चलता है। Any physical process that comes to your mind, it must be involving either transfer or transformation or both of energy. Transfer is easy to understand. Transfer मतलब एक के पास थी
और उसने दूसरे को दिया। समझ में आई मेरी बात? विच कैन बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के एक पार्ट के पास थी, उसने दूसरे पार्ट को दिया। जैसे कि यदि मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो यदि मैंने अपने हाथ को ऐसे किया तो मेरे हाथ के पास जो काइनेटिक एनर्जी आई उसको आई कैन एक्सप्लेन कि वो मेरी बॉडी के पास ही जो मैंने खाया पिया था, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, तो फिर वो रिएक्शन होती है केमिकल, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड पता नहीं क्या क्या, नहीं होती क्या, है ना? उस एनर्जी का यूज हुआ है टू मूव, राइट? नहीं समझ में आई बात? तो मेरी बॉडी में स्टोर एनर्जी मेरे को ही मिल गई, एक इस तरह का हो सकता है, राइट? दूसरा, जैसे जब मैं बोल रहा हूं तो यहां तक जो वाइब्रेशन हुई, अगेन वो मेरी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी थी वो यूज हो गई। बोला तो क्या हुआ, वो जो मसल्स की वाइब्रेशन थी यहां पर, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। वो साउंड एनर्जी इस माइक ने कैप्चर करी, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके इसको भेजा, इसने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म किया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने कैप्चर करी, उसने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर से इलेक्ट्रिक करंट बनाया, उस इलेक्ट्रिक करंट को उस इलेक्ट्रिक एनर्जी ने और ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक करंट बनाया, उस और बड़े इलेक्ट्रिक करंट को उस स्पीकर के पास भेजा, उस स्पीकर ने उस इलेक्ट्रिक करंट को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा दिया। तो इस वजह से मैंने जो कम एनर्जी डाली थी बोलने में वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें ऐड होके मुझे हेल्प मिल गई धीरे बोल के भी आवाज़ ऊंची करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन हुए। वो साउंड एनर्जी चली, आपके कान के पर्दे पे गिरी, ट्रांसफर हुई कान के पर्दे को इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, कान के पर्दे ने ऑडिटरी नर्व ने उसको कैप्चर किया इलेक्ट्रिक करंट में, वो इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में गया और वहां पे जाके अरिन के केस में रिजेक्ट हो गया कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, फॉलो नहीं करना चाहिए। समझ में आई क्या बात? ऑलराइट? और जो ओबीडियंट स्टूडेंट था या जो डांट टूट खा के मार खा के समझ में आ गया कि पंगा होने वाला है, सुन लो, उसने उस इलेक्ट्रिक करंट को रिसीव कर लिया, उसने कहा भाई इसको फॉलो कर लो नहीं तो पंगा हो जाए। समझ में आई बात? तो मल्टीपल ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस। आप देख रहे हैं इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। वो लाइट एनर्जी यहां से आके इस पे गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, आंख में गई, फिर इलेक्ट्रिक करंट में ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफर हुई रेटिना को। तो कुछ भी चल रहा है फिजिकल प्रोसेस, तो एनर्जी इज करेंसी ऑफ फिजिक्स, राइट? इनफैक्ट फिजिक्स के जो 6 हिस्से हम आपको पढ़ाते हैं वो एनर्जी के 6 टाइप ही हैं। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, एटम के द्वारा कैप्चर्ड एनर्जी। ये फिजिक्स के 6 हिस्से, ये 6 एनर्जी के टाइप है। इनफैक्ट जितना ज्यादा इंसान समझता गया एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो भी लोग ज्यादा सीखे इस चीज को वो आगे बढ़ते हैं। फिर जो लोग केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना सीख गए, आग वाग लगाना, और आगे बढ़ गए। जो लोग फ्रिक्शन को कंट्रोल करना सीख गए, व्हील बना लिए और आगे बढ़ गए। समझ में आएगा? जो लोग तीर धनुष बना लिए, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट करना, और आगे बढ़ गए। जो केमिकल काइनेटिक में कन्वर्ट करना सीख गए, बंदूक तोप वोप बना लिए यूरोपियंस, सारी दुनिया पे राज कर रहे। समझ में आएगा? जो लोग एटम की एनर्जी को यूज करना सीख गए, अमेरिका बम बम गिरा दिए जापान वपान पे, सारी दुनिया का गुंडा बन के घूमता है। क्या है कहानी? एनर्जी की तो है। जिसको एनर्जी जितनी पकड़ में आती गई उतना आगे बढ़ता है, राइट? सो पूरी फिजिक्स इज अबाउट स्टडी ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी की पढ़ाई में एक नुकसान क्या रहता है कि एनर्जी इज मोर लाइक एन अकाउंटिंग थिंग। बनी जैसा बोला मैंने,
इट्स लाइक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब एनर्जी आपको ये तो बता देगी कि ये संभव है कि नहीं है, लेकिन इंट्रिकेट अंदर क्या चल रहा होगा ये हमें पता नहीं पड़ेगा। जैसे एक अकाउंटेंट ये तो बता सकता है, अपन उसको बोले यार मुझे जो है यहां से वहां जाना है, राइट, तू बता दे कितना खर्चा होगा, तो यार वो ट्रेवल का टिकट विकेट सब जोड़ जाड़ के रुकने होते साहब इतना खर्चा आएगा। पर वो जो खुद से एक्सपीरियंस से ट्रैवल करना, उसमें जाके सही टाइम पे फ्लाइट पकड़ना, पासपोर्ट वगैरह जो भी मतलब फंडेबाजी होती है, वो सब तो एक्सपीरियंस अलग स्टोरी है, राइट। सो अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल थिंग। तो ये जब अपन लास्ट कर रहे होंगे एनर्जी का, तो यू विल रियलाइज कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे जहां एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम में कुछ ऐसी इंट्रिकेट अंदर की डिटेल मिसिंग होगी। तो ये एनर्जी का फायदा तो है कि अपन को बीच में क्या हो रहा है सोचने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट को जानने की जरूरत नहीं होती हिसाब लिखते हुए कि इसने खर्चा करते हुए कितना तकलीफ हुई होगी, कितना मजा आया होगा, राइट। लेकिन कभी कभी सिर्फ अकाउंटिंग से काम नहीं चलेगा। तो एनर्जी इज मोर लाइक अकाउंटिंग ऑफ अ प्रोसेस की इनिशियली इतना, फाइनली इतना, तो कितना और डालना पड़ेगा या कितना निकलेगा, बस इट इज मोर लाइक एन अकाउंटिंग। ठीक है, तो इससे ये आइडिया तो लग जाता है। जैसे कि अभी वो चंद्रयान 2 जा रहा है, राइट, तो इंडिया के पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो सीधी ट्रेजेक्ट्री में भेज सके, वैसे किसी के पास भी मतलब है लोगों के पास, पर वो भेजता नहीं, ऑलराइट। तो दे यूज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल स्लिंग, ऑलराइट, स्लिंग शॉट इफेक्ट टू गेन एनर्जी फ्रॉम अर्थ टू गो टू मून, ऑलराइट। तो कुछ करते हैं जुगाड़, क्योंकि वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं, तो एनर्जेटिकली वहां जाना बड़ा मुश्किल है, ऑलराइट। ये आप बता सकते हो। मून से वापस अर्थ पे आना एनर्जेटिकली इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आप बता सकते हो। मून की ग्रेविटी वीक है, तो मून की ग्रेविटी छोड़ के अर्थ की ग्रेविटी पे एंटर होना आसान काम है, अर्थ की ग्रेविटी छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। नहीं सुन रही बात? तो एनर्जी से अपन इतना सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक्चुअल मैकेनिक्स है वो इतनी आसान थोड़ी होगी। नहीं, मेरी बात समझो। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एनर्जी। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 जूल एनर्जी ऑफ वन टाइप, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था ट्रांसफॉर्म, अब मैं उस पर आ रहा हूं। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है दुनिया में, हमारे पास मान लीजिए 10 अलग अलग तरह की एनर्जी है, 10-10 जूल। इट डज नॉट मीन कि सबकी क्वालिटी इज सेम, सारी 10 जूल एनर्जी सेम क्वालिटी की नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहीं विदेश पे जाना है, राइट, यू वांट टू गो टू सम फॉरेन कंट्री, राइट, यूरोप कहीं जाना है आपको, राइट, किसी पढ़े लिखे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाना है किसी, राइट। तो मैं आपको बोलता है ऐसा करो, आप या तो $10,000 ले लो या उसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपया ले लो। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 160 पाकिस्तानी रुपये की जो भी वैल्यू है उतना ले लो, मतलब अमाउंट तो सेम ही आएगा। 10,000 पाकिस्तानी रुपया नहीं बोल रहा मैं, क्या ले जाना प्रेफर करेंगे आप? क्यों भाई, वैल्यू तो सेम दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया में 10,000 का नोट आता है और डॉलर 100 रुपये से ज़्यादा, $100 से ज़्यादा नहीं होता, तो मास का कोई पंगा नहीं है। और ट्रैवलिंग मतलब समझ में आई क्या मेरी बात? इट इज़ वेरी इजी टू एक्सचेंज US डॉलर कंपेयर टू एनी अदर करेंसी। इट्स ए हाई क्वालिटी एनर्जी। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सारी एनर्जी सेम क्वालिटी की नहीं होती, कुछ गुड क्वालिटी होती है, कुछ बैड क्वालिटी होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू थिंक? इट मस्ट बी वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस, क्योंकि इसके सब में कन्वर्जन इजीली हो जाते हैं। कोल्ड में एसी, सर्दी पड़े तो हीट में,
लाइट में, साउंड में, कम्युनिकेशन में, थिंकिंग में, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में, राइट? नहीं समझ में बात? तो सबसे ज्यादा खतरनाक यूज किसके होते हैं? तो इट मस्ट बी द हाईएस्ट क्वालिटी एनर्जी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, राइट? तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। जो जितना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है वो एनर्जी उतनी ही हाई क्वालिटी की मानी जाती है। ये कॉन्सेप्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक बहुत सिंपल सी बात कहता है। क्या कहता है? कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी की क्वालिटी खुद से इंप्रूव नहीं हो सकती, या तो सेम रह सकती है या गिर सकती। नहीं समझ में एक बात? एक्सटर्नल एफर्ट लगे, खुद से हो गए क्या तुम ऑर्गेनाइज? अभी तुम्हें लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके लिए मेरे एक्सटर्नल एफर्ट लगते। मैं क्लास से बाहर चला जाऊं आपको छोड़ के, तो एनर्जी तो फिर भी आप में बहुत रहती है, राइट? और बढ़ जाती है इनफैक्ट। इज इट ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड? डिसऑर्गेनाइज्ड। आप उस दौरान जो भी एनर्जी खर्च करेंगे एक दूसरे से बात करने में, वाहियात किस्म के आइडियाज लाने में, की बातें करते हैं आप लोग। हम आते बैठते एनर्जी डालते तो अपने थॉट ऑर्गेनाइज्ड रहते। समझ में आई बात? तो कभी भी कोई सिस्टम खुद से अपना क्वालिटी या ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव नहीं कर सकता, सेम रख सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। ये बहुत फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट डिक्रीज। एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ chaos, randomness. लेस chaos, गुड क्वालिटी। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि एनर्जी की क्वालिटी खुद से सिर्फ या सेम रह सकती है, इंप्रूव नहीं हो सकता, नेट इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, नेट तो डिक्रीमेंट ही होना। ठीक है? मान लीजिए मैं क्लास से चला गया, दो बच्चे हो सकता है मिलके बहुत अच्छा डिस्कशन कर ले, पर बाकी नालायक गधे जो करेंगे वो जो इन्होंने पॉजिटिव अचीव किया होगा उससे कहीं ज्यादा बड़ा नेगेटिव बाकी को ने कर लिया होगा अचीव। ये हम क्या, दो बच्चे हो सकता है ध्यान से पढ़ ले, पर बाकी दो नालायकी करेंगे इसे, और उनकी नालायकी वुड बी मोर देन उनकी लायकी, नेट आएगा नेगेटिव। समझ में आ गई ना बात, है ना? तो ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है। इस बेसिस पे हम लोग वर्क एनर्जी की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम लोग शुरुआत एनर्जी से नहीं कर रहे, हम लोग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की शुरुआत करते हैं वर्क से। ठीक है? अभी तक हमने बात करी है एनर्जी की। तो वर्क क्या है? वर्क इज अ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब कि वो मैकेनिकल एनर्जी को एक सिस्टम से या एक पार्ट से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने का तरीका है। यदि आपको लिखना हो तो, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमको इस फिजिकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बहुत प्योरली इस मैथमेटिकल डेफिनेशन पे ही काम करना है जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं। ठीक है ना? वर्क खुद से कोई एनर्जी नहीं है, ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब जब हम एक से दूसरे को दे रहे होंगे तब लिखते हैं। कोई बोले इसके पास कितना वर्क है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ट्रांजिएंट है। इसने उसके ऊपर कितना एनर्जी दिया की जगह हम ये कह सकते हैं कितना मैकेनिकल वर्क किया। इसने उसको इतनी मैकेनिकल एनर्जी दी कि जगह हम कहते हैं इसने उस इतना मैकेनिकल वर्क किया। ठीक है? ट्रांजिएंट है। एनर्जी हम कह सकते हैं इसके पास इतनी है, उसके पास इतनी है, वर्क नहीं कह सकते इसके पास इतना है, उसके पास उतना है। क्लियर है ये चीज? So here we begin by defining work. So we are now good enough to understand these things कि दुनिया में चीज़ों को, अननोन्स को स्टैटिक मानना चाहिए कि वेरिएबल। वेरिएबल, whatever we don't know, we should not assume it's a constant. We should assume it should be a वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल से कांस्टेंट पे जाया जा सकता है।
कांस्टेंट से वेरिएबल पे कैसे जाओगे? वंस आई हैव गिवन लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 3, फाइंड x, अब क्या निकालूं? अब तो अज्यूम ही कर लिया 3, अब क्या निकाल लूंगा? राइट, सवाल में निकाला फाइंड x, आपने लिखा लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 3, अब सॉल्व कर लो, कुछ भी नीचे कुछ नहीं मिलना, घूम फिर के 3 आ जाएगा वो, यदि आपने सब कुछ सही किया तो। राइट, तो इसलिए हम लोग वर्क डिफाइन करते F डॉट ds, F डॉट ds। हम मतलब W नहीं डिफाइन करते। W क्यों नहीं डिफाइन करते? क्योंकि यदि हमने W डिफाइन कर दिया होता है F डॉट S, तो यदि फोर्स वेरी करता है इस मोशन के दौरान तो उसको हम अकाउंट में नहीं ले पाते। अभी यदि F वेरिएबल भी है तो भी चिंता की बात नहीं है, हमारी इक्वेशन इज गुड इनफ टू डील विद वेरिएबल फोर्स। हमने पढ़ा है क्या कोई वेरिएबल फोर्स अभी तक? कितने वेरिएबल फोर्स पढ़ लिए अभी तक अपन ने? जो फोर्सेस पढ़े उसमें से कितने वेरिएबल थे भाई? ठीक है, ग्रेविटी भी अपन ने कांस्टेंट माना है। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है क्या? जबरदस्ती माना है। ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेरी करती ना हाइट के साथ, डायरेक्शन के साथ। अर्थ को फ्लैट मान लिया, इतनी पढ़ाई करके भी अर्थ को फ्लैट मान रहे, बताओ। अरे सिर्फ प्रोजेक्टाइल के सड़े सवाल सॉल्व करने के लिए। सही तो बोल रहा है यार, ठीक है कि नहीं बात? तो ये अपन ने डिफाइन किया वर्क को F डॉट ds। इस तरह से क्यों डिफाइन किया? आप 4-5 बच्चों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, अभी छोटी कुछ चीजें मिस होंगी, ज्यादा नहीं होगी, वो आ जाएंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन जब आ जाए। वर्क का वही कंपोनेंट, देखिए रिलेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है जैसे कि कई लोगों को लगता है क्या होता है ना सर, कोई आदमी आया होगा, उसने बोला होगा यार बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है मैकेनिक्स में, एक तो न्यूटन का नाम सही है उसका रख लो, एक कहीं फ्रिक्शन ठीक है, एक यार ये गोल गोल घूमना भी ठीक लग रहा है, इसको भी पढ़ दो, फिर ये 2-3 लॉ वो रख दो, कैसे रख के देख ले यार, सीक्वेंस जो समझ में आया रख लो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई देयर इज अ लॉजिक, यदि आप हमसे पढ़ते आए शुरू से तो आपको समझ में आओगे देयर वाज अ लॉजिक बिहाइंड विच अपन ने चीजों को एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में सीखा। सर्कुलर मोशन को फ्रिक्शन से पहले क्यों नहीं सीख लिया है? फ्रिक्शन लग रहा था उसमें, राइट? फ्रिक्शन यदि अपन पहले बाद में सीखते तो सर्कुलर मोशन की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का तो कोई मीनिंग नहीं निकलता। फ्रिक्शन की बेस्ट प्रॉब्लम तो सर्कुलर मोशन में थी, नहीं क्या? है ना? तो देयर इज अ लॉजिक की इस तरह से ही चलना है। भाई एनर्जी सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ा दी? कई सवाल ऐसे कुछ एनर्जी से बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएंगे, फिर एनर्जी पढ़ लेते अपन तो उनको पता नहीं था इसका एक्चुअल अंदर चल क्या रहा है, मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि समझ में तो फोर्स से ही आएगा कि अंदर चल क्या रहा है, सीक्वेंस। तो इसी वजह से जब हम वर्क को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो इसके पीछे भी बड़ा भारी लॉजिक है, और वो लॉजिक आता है अमेजिंगली सर्कुलर मोशन में जो सीखा उससे। एक बॉडी की वेलोसिटी ऐसे है, कौन सा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? पैरेलल वाला। मतलब ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का सिर्फ ये पैरेलल कंपोनेंट ही मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज कौन सा कंपोनेंट करेगा फोर्स का? पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हैंस मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूं कहने की, जिसको सुन के मैक्सिमम लोग भागेंगे, कि वर्क को मैं F cos थीटा ds लिखूंगा। मेरे में इतनी हिम्मत है बोलने की, परंतु मैं ये नहीं लिखूंगा। कोई भी इसको देखेगा तो बोलेगा आदमी पागल है, मैथ्स की दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट सेम होती है। बट आई एम डेयरिंग टू से दैट कि दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज नॉट।
उसका मैं कोई मीनिंग नहीं बता सकता आपको, पर बता सकता हूं कि यार एफ कॉस थीटा इज द वन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन चेंज ऑफ स्पीड. तो दैट इज द कंपोनेंट विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वर्क. क्या हुआ? अरे एफ का कॉस थीटा ही तो आ जाएगा ना यार, क्या नहीं समझ में आया? वेलोसिटी इस तरफ है तो डीएस भी तो इधर ही होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा इंस्टेंटेनियसली? वेलोसिटी के अलावा. तो हम इतनी गहरी बात समझ सकते हैं. मैथ्स के किसी से पूछो कि भैया एक चीज बता यार, जरा ए डॉट बी को क्या लिखे, ए बी कॉस थीटा कि बी ए कॉस थीटा? कुछ भी लिख दो, सेम है. रिचर्ड फेनमैन क्या बोले? मैथमेटिशियंस डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. मैं थोड़ी बोला, मैंने नहीं सुना आपको कभी है? क्या बात कर, रिचर्ड फेनमैन नहीं सुना मैंने. अच्छा Chetan, I'll make two statements. They are equivalent. Alright? Chetan's father looked like Chetan. Chetan looks like his father. Are these statements equivalent mathematically? But one of them is complete nonsense. Which one? Abey, that is useful. तू पापा जैसा लगता है, पापा तेरे जैसे लगते हैं. एग्जैक्टली. मैथ्स को अंतर समझ में नहीं आता इस बात पे. मैथ्स को आपने बोला ए लुक्स लाइक बी, सो इज बी लुक लाइक ए ट्रू? यस. इफ ए लुक्स लाइक बी देन बी लुक्स लाइक ए मस्ट ऑल्सो बी ट्रू. क्योंकि मैथ्स डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट बी एंड ए आर. Only in a physical world, in physics, we understand कि B and A, if they are standing for father and son, one of them would become nonsense. True but nonsense. ये अजीब दुनिया है. True but nonsense. Papa looks like me is a true statement, but nonsense. नहीं है क्या? ट्रू तो है ही सही, बट नॉनसेंस. आई लुक लाइक पापा, ट्रू एंड सेंसिबल. तो वही बात है, ट्रू है लेकिन नॉनसेंस, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता लॉजिक. इसका मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं. देखो भैया एफ कॉस थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जो कि स्पीड चेंज करेगा. तो ये वर्क कर रहा है, ये हम समझ सकते हैं इससे. यही तो बोले रिचर्ड फेनमैन, राइट, कि मैथमेटिशियंस डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. वो ट्रायंगल की पूरा सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग कि ट्रायंगल क्या होता है. मतलब एज अ कॉन्सेप्ट, विदाउट कॉन्सेप्ट दे कैन सॉल्व एवरीथिंग, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग. बढ़ू मैं आगे? वर्क समझ में आया यहां तक? क्या लिखा है? एफ डॉट डी एस. ठीक है, आगे बढ़ते. अब यहां पे ये डी एस क्या है, एफ क्या है, ये तो बताना कुछ बड़ी बात है ही नहीं. फोर्स जिसकी वजह से हम लोग वर्क लिख रहे होंगे, और क्या होगा? जिस फोर्स की वजह से वर्क लिख रहे होंगे वही फोर्स है एफ, और तो क्या होगा? This is displacement of the point on the body on which force is acting. Displacement of the point on the body on which force is acting. Point of application इसको शॉर्ट में लोग बोल जरूर देते हैं, लेकिन जब इसको यूज करने की बारी आती है तो गलत कर देते. कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि समझ नहीं पाते. सबसे सेफ है, सबसे करेक्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑन द बॉडी ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग. जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बॉडी के, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट. क्यों जरूरी है? जैसे कि मान लीजिए एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है,
50 किलो का एक बंदा खड़ा हुआ है और दौड़ना शुरू कर देता है, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, राइट। कौन से फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हुई होगी? हाँ, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना वर्क किया होगा इस स्टैटिक फ्रिक्शन में? 1250 जूल। करेक्ट आंसर इज दिस। क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था जूते के तले पे, और जूते का तले पे जब जब फ्रिक्शन लग रहा था वो तले का मोशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। आई बात समझ में कि नहीं आई? किस पॉइंट पे लिखना है वर्क? डिस्प्लेसमेंट किसका लिखना है? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा था, और जिस पॉइंट पे लग रहा था वो है जूते का तला, और उस पे जब जब लग रहा होगा, भागते तो जो कांटेक्ट में रहता है वो तो मूव नहीं करता, दूसरा पैर मूव करता है, जो मूव करता है उस पे लगता नहीं है, जिस पे लगता है मूव नहीं करता। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है, बॉडी का नहीं, उस पॉइंट का जिस पे वो वर्क को देख के क्या लगता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम और डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। फ्रेम डिपेंडेंट दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट दिख रहा है वर्क? क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना, कि नहीं करता है? बोलो भाई। और फोर्स तो वर्क क्या आना चाहिए? डिपेंडेंट आना चाहिए। लेकिन वर्क जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली दो वर्क डिफाइन करने पड़ते हैं। उन दोनों में से एक तो डिपेंडेंट आता है और एक आने वाला है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी आंसर नहीं दिया है, मैंने आंसर नहीं दिया अभी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ऑल आई एम टेलिंग इज कि अभी हमें वर्क की डेफिनेशन थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। अभी हमने पूरा वर्क नहीं पढ़ा है, वी नीड टू स्टडी। क्या है वर्क इज? तो एक होता है वर्क डन बाय फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो ये रहा, राइट। लेकिन फोर्स के विषय में हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता। क्या होता है साथ में? हमेशा उसका हमेशा थर्ड लॉ पेयर भी होता है। तो हमारे सामने इस तरह के सवाल आएंगे कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, ध्यान से सुनिएगा। और कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस सिस्टम, या फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो जब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हेलो, जब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब हुआ? हाँ, एक्शन का भी वर्क और रिएक्शन का भी वर्क। नहीं समझ में बात? या तो मैं बोल दूंगा भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, तो मैं कौन से स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं? जो ए पे लग रहा होगा। नहीं पढ़ा है क्या भाई इतना फ्रिक्शन? अरे, और जब मैंने बोला फाइंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन और बोला नहीं ए या बी, तो फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं? फ्रिक्शन का वर्क जो ए पर हुआ प्लस फ्रिक्शन का वर्क जो बी पे हुआ।
समझ में आई बात? तो कभी कभी हम लोग सिंपली ऐसे बोल देते हैं कि वर्क या टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना? यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो वहां पे इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। आई क्या मेरी बात समझ में? ये हो गया टोटल वर्क डन बाय एफ फोर्स, एक्शन का वर्क प्लस रिएक्शन का वर्क। ठीक है, आज मैं इसका एग्जाम्पल ले पाऊंगा, अगली क्लास में पूरा समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ थ्योरी खत्म कर रहा हूँ, सोचा आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें इस चैप्टर का, क्योंकि लंबी कहानी है। अब यहाँ से लेके एंगुलर मोमेंटम तक एक अलग ही थीम चलेगी, जहाँ पे एफबीडी तो अभी भी बनाने होंगे पर न्यूटन के लॉ नहीं लिखने होंगे। बता रहा मैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्लस थर्ड लॉ पेयर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू। दिस इज वर्क डन बाय फोर्स। और कुछ बोला नहीं मैंने, यदि मैंने कुछ नहीं बोला वन पे कि टू पे, तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। और यदि बोलूं नहीं फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑन वन, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ पहली वाली टर्म। क्लियर है बात? तो कुछ लोगों को लग सकता है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि F21 इज माइनस F12। चलो पुट करके देख लेते हैं। है ना भाई नलायक भाई, तुम्हारे को भी मैं इसीलिए बोलता है ना। तुम्हें लगे सर मैंने एक बार ही तो किया था ऐसा। ये बन जाएगा कि नहीं? अब 1 और 2 का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, कोई जबरदस्ती है क्या? जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूं तो एक फ्रिक्शन मेरे ऊपर लग रहा है, एक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, और यदि मैं पैर घिस घिस के चलूं ऐसे ऐसे, ऑलराइट, तो मेरे पैरों पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वर्क कर, बढ़ू मैं आगे। ऑलराइट, नाउ दिस बिकम्स इंटरेस्टिंगली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, and that is not relative, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव पुट रिलेटिव इन इट। अरे मैं 1 विद रिस्पेक्ट टू 4 लिखूं, 2 रिस्पेक्ट टू 4 लिखूं, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ही बचेगा ना। विद रिस्पेक्ट टू 3 लिखूं, 2 विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सो इंटरेस्टिंगली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट क्लास, ये रिलेटिव नहीं है, ये 1 ऑन 1 ड्यू टू 2 है ना, ऑन 1 ड्यू टू 2 है, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। टोटल वर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम, whereas work done by a force is dependent